तो कहते हैं हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। So सब कुछ कर दिया, लॉग इन लॉग आउट री एंटर, उसको बोले वो मीटिंग आईडी सेव करे यानी पास सही। NADP रिडक्टेज क्या करेंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, उससे एक्टिवेट होंगे और NADP को रिड्यूस कर देंगे। अच्छा, NADP को रिड्यूस करने के लिए इनको प्रोटॉन भी चाहिए होता है, सही है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तुम्हारे पास दो चीजें आ जाती है। एक आ जाता है तुम्हारे पास फोटो सिस्टम, दूसरा आ जाता है तुम्हारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स और फिर आ जाता है तुम्हारे पास सेकेंडरी प्रोटीन। ये सारी की सारी चीजें मिलकर जी स्कीम बनाती हैं। एक दफा इसको जरा जल्दी से रिवाइज कर लो। जी स्कीम मैंने पूरी तुम्हें स्ट्रेट करके बता दी थी, अब एक सिर्फ पैटर्न चेंज हो रहा है। तुमने जो याद रखना है वो ये ऑरेंज वाला पार्ट याद रखना है जो एंड में आ रहा है। फोटोसिस्टम 2 से दो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, नीचे आए फोटोसिस्टम 1 के पास, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए NADP रिडक्टेज के पास, वो कहते हैं जी स्कीम। आमिना क्या कह रहे हो सर, ATP एंड NAD कैसे रिड्यूस हो रहा है? रिडक्शन NAD की हो रही है और ATP जनरेट हो रहा है। NADP को रिड्यूस करने के लिए NADP रिडक्टेज चाहिए जो कि एक एंजाइम है, ठीक है। और ATP जो बनता है उसके लिए हमें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट चाहिए, उसके नाम क्या ऐड करेंगे, उसके नाम एक फॉस्फेट आयन ऐड करेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या होती है कि जब आपके पास यही चीज रिपीट होती रहे, दो इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहे और वो आगे ना बढ़े। ये होती इसी में से, बीच में से, लेकिन इसमें फोटोसिस्टम 1 यूज होता है, फोटोसिस्टम 2 यूज नहीं होता है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन आपके पास लाइट एनर्जी से स्टिमुलेट होंगे। वो आते तो नॉन साइक्लिक वाले से हैं, लेकिन वो फिर साइक्लिक में इंटर हो जाते हैं और एक दफा साइक्लिक चलती जाती है, स्टार्ट होती है तो फिर वो चलती चली जाती है और हर दफा एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का साइकिल चलेगा तो एक ATP जनरेट होगा। सफा क्या बनेगा, एक ATP बनेगा। मुझे जो है ना वो कभी कभार वो टीटू मामा याद आ जाते हैं इस तरह से बोलते हुए। ओके, देखो आप लोग बिला वजह मुझे शरीफ परसीव करते हैं, अब ये आप लोगों का मसला है कि आप लोग मुझे शरीफ समझते हैं, मैं क्या है ना शरीफ समझते हुए। ये बाकी बेचारे मेरे बच्चे जो है ना वो या फरारी की स्पीड नहीं सर, थोड़ा स्लो। अच्छा, थोड़ा स्लो तो भाई हिल रिएक्शन। अच्छा, अहमद इसलिए भी स्लो कह रहा है ना, उसके यहाँ पे तो रोजा देर से खुलना है, अहमद को पता नहीं है बेटा, यहाँ पे 1 घंटे बाद रोजा खुल जाना है। एग्जैक्टली 6:53 पे ना तुम लोगों का टाइम आज का रोजा है। आधी बात सर के ऊपर से जा रही है बेटा, मेरा भी रोजा है, टेंशन नहीं लो। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं मेरा भाई है सर तो देर से रोजा। हाँ, और मेरा तो देर से खुलेगा और जल्दी बंदी करवा देते हैं। नहीं बराबर के साथ और आप सुन्नी बनते टन टन ओके जी, चले हिल रिएक्शन की बात करते हैं। हिल रिएक्शन की बात करते हैं। हिल रिएक्शन की बात करते हैं तो हिल रिएक्शन रॉबर्ट हिल ने एक प्रोसेस किया था। उस प्रोसेस में रॉबर्ट हिल ने ये बोला, रॉबर्ट हिल ने उस प्रोसेस में ये बोला कि भाई आपका जो क्लोरोफिल है आपके पास जो प्लांट में, मेरी बात को बस ध्यान से सुनते जाओ, आज कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और देखना है, सही है। रॉबर्ट हिल कहता है कि आपके पास जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमने कहा हम कैसे माने, रॉबर्ट हिल कहता है कि तुम एक काम करो, एक ऑक्सीडाइज DCPIP लेकर आओ। तुमने पूछा DCPIP क्या होता है, तो उसने बोला डाइक्लोरोफिनोल इंडोफिनोल। ये एक एजेंट है जो कि ब्लू कलर का है, जब तक ऑक्सीडाइज है, जैसे ये एजेंट रिड्यूस हो जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा। तो आपने बोला इससे क्लोरोफिल का क्या ताल्लुक, तो उसने बोला क्लोरोफिल क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसलिए DCPIP को रिड्यूस कर देगा। तो जब उस ऑक्सीडाइज DCPIP को रिड्यूस किया इसने तो वो हो गया कलरलेस। तो आपको ये बात साबित हो गई कि रॉबर्ट हिल वाज राइट, वाज सेइंग दैट द क्लोरोफिल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके जी, आगे चलें।
हाँ अच्छा जी, इसके बाद आता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन देखते ही जो है ना सबको रोजा ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है वो समझना शायद पता नहीं क्यों दिखने में ऐसा लगता है मुश्किल है, हालांकि बहुत आसान काम है। इसमें से मिट चुका है मेरे ख्याल से। जो आप नहीं होगा लेकिन वो बहुत ही आसान है। ये वाला Are you sure यही था? Are you sure? ओके तो उसी से समझते हैं, ठीक है। उसमें डिटेल ही नहीं, क्या समझाऊंगा अभी मैं सर। बाद में जरा जी स्कीम दोबारा समझा देंगे। क्या समझाऊं? बाद में जी स्कीम दोबारा समझा देंगे। ओके हाँ हाँ मिडिल से ज्वाइन किया, समझा दूंगा जी स्कीम एंड में, सही है। केल्विन साइकिल स्टार्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन हो रहा है। डार्क रिएक्शन के अंदर पहले तुम लोग अपने जहन में एक बात बिठा लो कि एक डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि रोशनी में भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, सही है। और डार्क रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो अब दूसरी बात क्या जहन में बिठानी है? पहली बात हो गई, साइड में कर उसको, दूसरी बात लेकर आओ, जहन में बिठा लो कि डार्क रिएक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए। डार्क रिएक्शन क्यों हो रहा है? ओके गुड। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। कहाँ से आएगा? कार्बन आयोडीन से आएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। कहाँ से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। रुक जा, आसान से जवाब है। ग्लूकोज के लिए कार्बन चाहिए। कार्बन कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। बोलो कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, नहीं आरयूबीपी से नहीं मिलेगा। आरयूबीपी तो तुम लोगे और फिर वापस कर दोगे। देखो हाँ, बाड़ा ऑक्सीजन अभी आ जाओ, अभी बताता हूँ। तुम आगे से आगे नहीं बढ़ो, पहले तुम ये बताओ कि कार्बन कहाँ से मिला? कार्बन ऑक्साइड से। ओके, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिला? वाटर से। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से जोड़ा जाएगा तो वो 5 कार्बन और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके 6 कार्बन का अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे। पॉलीमर बोल सकते हैं? नहीं पॉलीमर नहीं है, ये स्पेसिफिक नंबर है ना। हाँ स्ट्रक्चर कह सकते हो, हेक्सोस कह सकते हो। 6 कार्बन पॉलीमर नहीं हो सकता। 6 कार्बन हो गई तो पॉलीमर नहीं होना, पॉलीमर 10 से ऊपर होता है। हेक्सोस भी नहीं कह सकते वैसे, अगर हेक्सोस होता तो बस बात ही मुक जाती है, खत्म हो जाती। तो इसलिए आप कह लें अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट इतना अनस्टेबल है, इसके अनस्टेबिलिटी की वजह बताऊं? इसके दोनों टर्मिनल पे फॉस्फेट लगे हुए हैं। गौर से देखो, इसके दोनों टर्मिनल पे क्या लगे हुए हैं? फॉस्फेट। तो ये जो दो फॉस्फेट होते हैं ना, अब जैसे कि लेट्स सपोज एक मियां है, दूसरा बीवी है, उन दोनों के दो अलग अलग दोस्त हैं, सही है। तो जो उन दोनों के दोस्त होंगे, सही, तो वो मियां बीवी का रिश्ता कायम नहीं रहेगा, वो रिश्ता टूट जाएगा। तो इसी तरह से अनस्टेबल इंटरमीडिएट के अंदर ये 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट के एसिड टूट जाता है। जब टूट जाएगा रिश्ता तो एक को सहारा उसका दोस्त देगा और दूसरे को सहारा उसका दोस्त देगा। तो यानी कि बनेगा क्या? फॉस्फेट। फॉस्फेट का दोस्त का नाम ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। क्या बनेगा? अब जरा अकाउंटेबिलिटी देखो, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के कितने यूनिट उठाए थे मैंने? 6 यूनिट। 5 कार्बन थे, 6 यूनिट उठाए। एक साइकिल नहीं कर रहा मैं, 6 साइकिल्स एक साथ करना चाह रहा हूं। मैंने 6 राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट उठाए, कितने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करूंगा? अगर एक राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 1 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कितने ऐड करेंगे? इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड
ऐड करेंगे तो भाई वो 5 कार्बन ये 1 कार्बन मिलके हो गया 6 कार्बन, अनस्टेबल था, तलाक हो गई, अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर टूट गया। सही है, 3 कार्बन फॉस्फेट, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो ऊपर आपके पास 6 यूनिट थे, वो जब हर एक यूनिट दो दो में टूटा तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 12 यूनिट हो गए। टोटल यूनिट हो गया हमारे पास 12, टोटल यूनिट हो गए हमारे पास 12। सही है, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को कहाँ है, रुबिस्को की बात करेंगे, अभी एंड में करेंगे। पूछ रही है व्हाट इज रुबिस्को। अच्छा जी, रुबिस्को क्या है, रुबिस्को वो एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड करवाता है। सही है, अभी जो असल असल कहानी जो है ना वो उसके नाम है रिएक्शंस के, उस पर आएंगे अभी। सही है जी, तो ये जो 12 3 कार्बन विद 1 फॉस्फेट आपके पास ज्वाइन हुए थे, इनमें से सर 12 कैसे हुआ, 12 ऐसे हुआ कि 6 यूनिट थे 6 कार्बन के, तो 3 कार्बन के 12 यूनिट बन गए जब बीच में से स्प्लिट हुए। जुमले पे गौर करना जरा, 6 यूनिट थे 6 कार्बन के, 3 कार्बन में टूटा तो टोटल 12 यूनिट हो गए, क्योंकि हर एक यूनिट 2 में टूट गया। हर एक यूनिट जब 2 में टूटेगा तो 6 के 12, सिंपल है। आमना समझ में आया, एक है आमना जुनेद और दूसरी वाली आमना, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? So we will just wait. कैन बी, नहीं मैं उसको जवाब दूंगी ना, हम वेट कर लेंगे थियोरा थोड़ा 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 क्योरा। सफा को बस एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिली तो सफा बोर, और सफा बोर है तो फिर इसको भूख भी लगेगी, फिर उसके सर में भी दर्द होगा, फिर मैं आज क्यों आ गई। ओ भाई क्यों पट्टे कर रही हो, क्या कह रही हो, क्या रिकॉर्ड हो रही है क्लास। मैंने क्या पढ़ेगा किससे? भाई सर 28 मिनट्स रहते हैं। हाँ हाँ अल्लाह तौबा, मैं तो सच में वो पढ़ रही थी जो इन लोगों की नाज इन लोगों बेटा, ये इन लोग उन लोग नहीं करो, हम सब एक हैं, इस पर चमके शायद अली सब एक हैं, सब एक हैं। चलें जी आगे बढ़ते। मेमन ने तो हरी पगड़ी वाला होगा, नहीं होता भाई, पागल मेरे भाई में तारी जलील भी मेमन है, खास कौन तारी जलील भी मेमन है। टाइगर में पंजाबी है, लेकिन अक्सर पेमेंट देवबंद के होते हैं। तो क्या होते हैं बेटा 1 मिनट देना जरा, ऑनलाइन वालों 1 मिनट देना। अच्छा जी, तो क्या होता है कि आपके पास ये जो 12 यूनिट्स बनते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड के, जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में से ट्राइओस फॉस्फेट में, तो हमने करना क्या है, ये जो 8 है ना 8, इसका जो आपके पास यूनिट होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों ने चेंज करना है, किसके अंदर इसको चेंज करेंगे हम लोग, एल्डिहाइड में। जब एल्डिहाइड में लेकर आओगे तो ही तो शुगर बनेगा, एल्डिहाइड में लेकर आएंगे तो बनेगा शुगर। सही है, अब जब ये शुगर बनता है, जब आप एल्डिहाइड में लेकर आते हैं और जब ये शुगर बनता है तो ये आपके पास ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ट्राइओस फॉस्फेट में। सही है, ये यूनिट उतने ही रहेंगे, इनमें से 2 यूनिट कम कर लोगे, 12 थे ना, 2 इधर आपने चिपका दिए आपस में तो वो ग्लूकोज बन गया, बाकी के जो 10 थे उसको रिकन्वर्ट किया, और उस 10 को आपने जो 10 यूनिट्स बचे 3 कार्बन के, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया वापस से 6 यूनिट में 5 कार्बन के। हो सकता है, अगर देखो 10 into 3 is 30, 5 into 6 is 30, दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो आपने रीअरेंजमेंट करी है, खाली रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताएं, क्या 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 चीज क्लियर नहीं है सफा? मैं पूछ रही हूं आपसे, वो 12 थे ऊपर 10 थे, तो बाकी जो स्वीटम था वो बना दो। हाँ 3 है 2 का 2 का, हां, और बाकी 10 बचे। और जो ग्लूकोज है उनके साथ एनपीपी भी रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, और एटीपी एटीपी में कन्वर्ट। बिल्कुल ऐसे ही। सही है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके पास एक एलिमेंट आ जाता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ये फॉलो कर लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अगर लेट्स से कि अगर तुमने 40-50 तक पहुंचा दिया टेम्परेचर, तो जो रिएक्शन बढ़ रहा था वो उल्टा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कांस्टेंट रहता है, जब कांस्टेंट कम जाता है ना, इंक्रीज नहीं होता लाइट। लाइट इंटेंसिटी में आप कितना भी बढ़ाते रहो ड्रॉप नहीं होगा कभी भी, टेम्परेचर में एक पॉइंट पे ड्रॉप हो जाएगा। यस, टेंपरेचर में कांस्टेंट कब होता है? कांस्टेंट जब होता है जब वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, लिमिट करना शुरू कर देता है रिएक्शन को, बस उसके बाद उसमें क्या है, बस और गुंजाइश है ही नहीं। कांस्टेंट जब होता है जब लिमिटिंग फैक्टर चेंज हो जाता है, मतलब वो नहीं है ना लिमिटिंग फैक्टर। जब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रही, कार्बन डाइऑक्साइड सारा कंज्यूम हो गया तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन गया। सर अगर लाइट का ग्राफ और लाइट कांस्टेंट हो गई, मतलब लाइट इज नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि आपने मैक्सिमम लाइट, मैं भी यही बोल रहा हूं, मैं भी यही बोल रहा हूं, मैं सेम बोल रहा हूं। जब लाइट कांस्टेंट होगी तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी पे जब ग्राफ कांस्टेंट हो रहा है तब फिर क्या हो रहा है? लाइट इज नॉट नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर। एक मिनट रुको, मेरा जो है ना अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हिला देते हो तुम लोग। एक ये वाला एक ये वाला ग्राफ देखो, तुम्हारी बात को मैं इस पे रिप्रेजेंट कर दूं, तुम इसको कह रही हो कांस्टेंट होना, नहीं, अब मतलब लाइन जो यूं जा रही है, जब ये यूं जाएगी, यूं जा रही है, तो कांस्टेंट होना कह रहे हो ना? हाँ, तो फिर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। नहीं बनेगा ना फिर, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा उस बार। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ है, वो हो गया कांस्टेंट, दैट मींस लाइट इज नो लॉन्गर द लिमिटिंग फैक्टर। अब कोई और फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर, है ना? क्योंकि आपने लाइट का बोला भाई, पता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड देख लो पहले जरा। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स मोर देन द इफेक्ट्स ऑफ लाइट एंड टेंपरेचर। मुझे बस खाली एक बात बता दो कि अगर ये ग्राफ है, इसके अंदर 0.04, अच्छा अहमद तुम कुछ कह रहे थे, बोलो। अगर इसमें 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें भी सेम है, ये टेम्परेचर चेंज की वजह से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जब आपने इसको 0.4% कर दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर की, सही है, लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन लिमिट हो रहा हो, सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी तुम बढ़ा रहे हो, सही है, लेकिन एक हद तक लाइट इंटेंसिटी कैसे वो बढ़ेगा, उसके बाद जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपके पास लिमिटिंग फैक्टर, इस पॉइंट पर आपके पास लाइट इंटेंसिटी था, इस पॉइंट पर आपके पास लाइट इंटेंसिटी था, इस पॉइंट पर आपके पास लाइट इंटेंसिटी था, इस पॉइंट पे भी आपके पास लाइट इंटेंसिटी था, जहां से ये सीधा होना शुरू हुआ, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर हो, मे बी इसका टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा के देखा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से पहले हमने टेम्परेचर बढ़ाया 15 से 20 कर दिया, तो क्या हुआ, लाइन थोड़ी सी और ऊपर चली गई, समझ में आ रहा है। लिमिटिंग फैक्टर जब लिमिट कर जाएगा और तुम उस फैक्टर को इंक्रीज करोगे तो फिर तुम्हारे पास रेट इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है। लिमिटिंग फैक्टर जब लिमिट कर जाएगा रिएक्शन को, उसके बाद जब तुम उसे इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर है? ओके जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपके पास इसके बाद आएगा C4 प्लांट्स। ये सवाल वो है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, ये सवाल वो है जिसके अंदर आपको अच्छी तरह से फंसा सकता है एग्जामिनर। तुम्हारे नोट्स में फोटोसिंथेसिस के क्या कर रहे हैं सर? बायोन से हट के मैं अपने मॉक के लिए यहां से पढ़ा था, क्वेश्चन आया और पीडीएफ में था ही नहीं। आपस की बात है, मैं आपको बता देता हूं, हमने भी क्लास में नहीं पढ़ा। क्या बोल रहे हो? नहीं पढ़ाया था आपने हमें एग्जाम आपने यूनिवर्सिटी क्लास में पढ़ाया था, ऐसे लगा ना, ऐसे
मैं एक बात बताओ, ये तुम लोगों की क्लास है बेटा, ये अरे देखो आपने पढ़ाया ये था सिर्फ फॉर स्टूडेंट सर, आपने ऊपर पढ़ाया था, हमें पढ़ा चुके थे, उसके बाद हमने आपने पहले पढ़ाया था मुझे है। तब नहीं पढ़ाया था, पहली क्लास में फोटोसिंथेसिस शायद अब तक आपने ये नहीं पढ़ाया था, नहीं तब सब अभी नहीं थी, आपने उस दिन कराया था लाइट रिएक्शन और बस उसके बाद आपने बाद में कंटिन्यू कराऊंगा, फिर आपने डार्क रिएक्शन कराएंगे। मैं तुम्हें 6:30 पे कैसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं हो, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई जो है ना। हाँ बस अभी मैं बहुत अजीब सा जुमला बोला था, मैं बोला नहीं यार रोजा है, मसला हो जाएगा। तीन बार सब्र बोला ना, कैंसिल आउट हो जाता है। ओके जी, C4 प्लांट्स क्या होते हैं? इसके अंदर आपके पास, मैं तुम्हें एक बार दो तरह के प्लांट है, एक C3 और एक C4 है, सही है। बेसिक डिफरेंस जान लोगे जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी, सही है। तो बेसिक डिफरेंस जानने के लिए आपको ये पहले पता करना पड़ेगा, C रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 नंबर को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 नंबर को, सही है। तो जो 4 कार्बन यूज करते हैं किस चीज के लिए बाद में बताऊंगा, जो 4 कार्बन यूज करते हैं वो C4 प्लांट्स हैं, और जो 3 कार्बन कंपाउंड यूज करते हैं वो C3 प्लांट्स। आकर दुनिया में पाए जाने वाले तमाम प्लांट C3 अलावा मेज, सम ग्रासेस, शुगर केन प्लांट और कुछ और ऐसे प्लांट जिनको हम लोग मार्क करते हैं C4 प्लांट। इसके अंदर CAM प्लांट्स भी आ जाते हैं, सही है। हम CAM की डिटेल पे नहीं जा रहे। CAM के जब भी सवाल आएगा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, CAM के जब भी सवाल आएगा तो वो तुम्हें CAM की पूरी डिटेल हो जाएगा, CAM में ये होता है, अब बताओ क्या होगा, सही है। तो अभी मैं CAM की डिटेल पे नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ C4 की डिटेल देखूंगा। C4 वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, ये कुछ एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस करते हैं, मेरे वर्ड पे जरा गौर करना है। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर बंडल शीट सेल्स बनाते हैं, बंडल शीट सेल्स बनाते हैं, जैसे कि पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा, बंडल शीट सेल्स बनाते हैं और मीजोफिल से उसको कवर कर लेते हैं। जो हाईलाइटेड वाला है ना, ये बंडल शीट सेल है, और वो किससे कवर हुआ है? सेल से, मीजोफिल सेल से। जो हाईलाइटेड सर्कल है ये बंडल शीट सेल, इधर देखो ना, जो हाईलाइटेड सर्कल है ये बंडल शीट सेल है, और वो कवर हुआ है किससे? वो कवर हुआ है मीजोफिल से, सही है। अब मसला क्या है, मसला सुनो। मसला ये है कि भाई इनके पास एक रुबिस्को है, रुबिस्को सबके पास होता है। रुबिस्को का काम था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रुबिस्को का काम था राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ना। रुबिस्को यहाँ पे हो चुका है पागल, वो हो गया नफसियाती। उसको कहा था कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ना, उसने ऑक्सीजन जोड़ दिया। उसने क्या जोड़ दिया? उसने, अबे पलटना नहीं, उसने ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऑक्सीजन जोड़ने से क्या होगा? रुबिस्को ऑक्सीजन जोड़ रहा है, हमें उसका कोई मसला नहीं है। ऑक्सीजन जोड़ने से बड़ा मसला क्या हो रहा है? रुबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जाया हो, तो हम उसको जाया होने से कैसे बचाएंगे? हमें उसको जाया होने से बचाना है, सही है। बल्कि यहाँ पर देखो, ये दो सेल्स पे ये दो सेल कंसिडर कर लेना। हमने इसको जाया होने से बचाना है, तो सबसे पहले तो हमने इसको जो है ना एक्सपोज नहीं होने देना। इसको क्या नहीं होने देना? इसको एक्सपोज नहीं होने देना। किससे एक्सपोज नहीं होने दे? ऑक्सीजन से। अब भाई कैसे नहीं एक्सपोज होने दे? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जहां से, तो ऑक्सीजन साथ साथ आ रहा है, हम कैसे रोके उसे? तो भाई रोकने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो तुम्हारे पास राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड अलग से प्लेट में सजा के, ट्रे में सजा के ले जाकर दो, सही। जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जब इसको पागल हुआ है क्योंकि, सही है। तो तुम एक काम करो, तुम उसके सामने ऑक्सीजन को जाने ही ना दो। कैसे नहीं जाने देंगे? ऐसे नहीं जाने देंगे कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ही एयर के थ्रू आ रही है। उनको मीजोफिल सेल के बाहर रखा आपने, मीजोफिल सेल ने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सेलेक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ। भाई नाम जरा गौर से सुनना, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ, वो बन गया 4 कार्बन शुगर। क्या बन गया वो? 4 कार्बन शुगर, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम है इसका?
तो भाई तुमने क्या किया, तुमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसको रेस्पिरेशन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना, इसको क्रैब साइकिल से भी बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना, नाम वैसे ही है, काम अलग है, सही है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलेट किया, जोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन, फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन, उसके साथ भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। अब देखो जब भी कभी आपको कोई ऐसा बंदा होता है जिसकी शादी हो रही होती है, तो उसके जो पुराने ऐसे दोस्त होते हैं फॉस्फेट है ना, पुराने दोस्त हैं सारे, तो वो हटाने पड़ते हैं ना, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इनोल उनके रिश्ते का नाम है, अब वो जायज है या जो भी है, सही है। तो फॉस्फेट, इनोल और पायरुवेट, तो फॉस्फेट हट गया, इनोल भी हट गया, पायरुवेट, पायरुवेट में एक कार्बन ऐड करोगे, पायरुवेट 3 कार्बन, एक कार्बन ऐड कर रहे हो तो 4 कार्बन हो गया, उस 4 कार्बन को कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, उस 4 कार्बन को कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट की शक्ल में ले जाके दे रहे थे उसको, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट थोड़ी बोलेगा मुझे ऑक्सैलो एसीटेट की शक्ल पसंद नहीं है, मुझे मैलेट बना के लाके दो, वो अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, अंदर एंटर नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले सेल हैं बंडल शीट सेल, इन्होंने ना बहुत सख्त पहरेदारी रखी है कि भाई सिर्फ काम की चीजों को अंदर आने देंगे, बेकार चीजों को अंदर नहीं आने देंगे। वो ऑक्सैलो एसीटेट को भी अंदर नहीं आने देगा, वो मैलेट को अंदर आने की इजाजत देगा, और ऑक्सैलो एसीटेट का आइसोमर होता है मैलेट। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैलेट कोर्स में है ये सब। मैलेट जो है वो जाएगा सेल के पास, मैलेट 4 कार्बन, सफा गौर से देखो, मैलेट 4 कार्बन, पहले था वो पायरुवेट का 3 कार्बन, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया वो हो गया 4 कार्बन, तुम इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लो वापस से, क्या हो जाएगा, वही पायरुवेट बन जाएगा दोबारा। क्यों अलग करें इसको, इसलिए क्योंकि तुमने राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए ये सारी कहानी करी है, तो भाई डायरेक्ट दे रहे थे, पायरुवेट वापस जाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लेकर आएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उठाने के लिए पहले फॉस्फेट पकड़ेगा, फिर कार्बन फॉस्फेट हटाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगाएगा तो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये फॉस्फोइनोल जब आया, जब आपने फॉस्फेट आयन लगा दिया पायरुवेट पे, यस, ये फॉस्फेट आयन इनोल को साथ लेके आ रहा है, इनोल बॉन्ड का नाम, सही। आपने आईयूबीपी को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, फिर वो बन गया सीसी, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो केल्विन, उसमें जो है केल्विन साइकिल में चला जाएगा। इसका पागलपन क्या होता है रुबिस्को का पागलपन ये था कि रुबिस्को जो है ना वो जाया कर देता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को, वो आरयूबीपी को जिसको जोड़ना था कार्बन डाइऑक्साइड से, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देगा। उस पागल को समझ ही नहीं आ रहा भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ना है, नहीं, लेकिन अपना नफसियातीपन है उनका, उन्होंने जोड़ दिया उठा के ऑक्सीजन के साथ। ये सिर्फ कुछ प्लांट्स में हो रहा है, तो अब वो नफसियाती इंसान को हम समझा तो सकते नहीं थे, हमने फिर अपना ऑल्टरनेट निकाला। ये कैसे करते हैं ऑल्टरनेट? ये है ना, ये ऑल्टरनेटिव है, ये खुद ही करना होता है। इसके लिए ये स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर तो एयर अलाउ है आना, अंदर एयर आना अलाउ नहीं, बस इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है, सही है। अच्छा एक चीज और जरा समझ लो कि ये जो उसका पागलपन था, इस पागलपन को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एग्जामिनर तुमसे डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, तुमने क्या देना है, व्हेनेवर रुबिस्को इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन इट कन्वर्ट राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इनटू एन, लिख सकते हो, into an unwanted structure of a sugar which destroying RUBP, which is destroying RUBP. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? सबको मतलब सबको, अस्तगफार के पैरोकारों को भी क्लियर है? खत्म करें मतलब क्या, कैसे खत्म कर सकता हूँ मैं? ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, इसको खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है। और जो कोई भी ऐसा कोई कदम उठाता है तो वो अल्लाह के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। मुझमें तो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है। तुम अगर करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कि तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ से धक्का लूँ तो तुम नीचे जाओगी, मामला नहीं उल्टा गिराएंगे सर, ताकि पहले जमीन में घुसते जाके। देखो आपको मैंने सुना है डॉक्टर्स का आता है ऐसे नॉट की तरह पेट पकड़ ली, वो माथे उल्टी निकलती है बाहर से, दैट आई थिंक। हां क्या मैंने नहीं सीखा भाई, कहीं से आप ऐसे करके पेट पकड़ के यूं
में घुमाते हैं। हकीमों को आता होगा, मेरे दादा को आता होगा, ये तो मुझे तो नहीं आता बेचारे। यूं करते हैं यूं। ओ भाई, आमना, अली, आमना, बदर और कौन कौन है देखने दो एक मिनट। अहमद, नूर, रयान, सिमरा। समझ में आया बेटा फोटोसिंथेसिस या नहीं? यहाँ तक जल्दी से बताओ यस और नो। तुम्हारी जवाब के इंतजार में बैठा है तुम्हारा टीचर और तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। फैंसी ऐसे ही है अली का। अली इज अ वेरी नाइस पर्सन। पहली बात उसी की हमारी है। हाँ क्या बताऊँ? नहीं बेटा मुझे नहीं आता। हाँ ये आता है, ये आता है। मर आ गया मेरे हाथों से, मैं जेल में जाके बैठ जाऊंगा। नहीं मर जाते हैं, दबा के रखेंगे, ज्यादा देर तक मर जाएंगे। ऐसे करो, कर दो ऐसे, ये वाली चेन यहाँ पे टच करो, सही है। और यहाँ पर एक नर्व आ रही होगी, एक मसल जा रहा होता है, मेस्ट्रॉइड मसल कहलाता है ये जाके इस वाली जो क्लेविकल है ना, इधर वाली क्लेविकल, यहाँ पे बीच में एक फैसेट आ रहा है, इस क्लेविकल को और इस क्लेविकल को पैल्पेट करो। यहाँ से यूं करके यूं चलाओगे, एक हाथ सीधा सीधा जा रहा होगा, ये पीछे वाला मसल, सही है, ये पीछे जाके इस उससे जुड़ रहा है और इसके साथ एक अंदर से यूं कर्व में जा रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मिलेगा तुम्हें, ये रहा। यहाँ पे तुम्हें पैल्पेशन फील हो जाएगी। इसको आप दबाएं थोड़ी देर तक, बेहोश हो जाते हैं। हाँ ब्रेन की सप्लाई हाँ वो जाती है और इससे जो है ना आप मतलब ब्रेन भी डैमेज कर सकते हो। आमना बोलो बेटा, बोलिए आमना। सीफो प्लान रिपीट कर दो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? पहले मैं जरा बेटा चैप्टर कंप्लीट कर दूं ताकि उसके बाद C4 पे जाएंगे, ताकि जिसको भागना हो वो भाग सकता है फिर, ठीक है। अफ्तारी का टाइम करीब आ गया, बहुत सारे लोगों को अफ्तारी देने और लेने भी जाना होता है बाजार से। क्या हो गया, गलत नहीं समझो, ये सोचिए वो अफ्तारी दे रहे हैं बाजी। ओके जी, तो पिगमेंट दो तरह के होता है हमारे पास, एक होता है क्लोरोफिल और दूसरा होता है कैरोटेनॉइड। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए और बी होता है जो कि येलोविश ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन है। बस फॉलो कर जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ, जानते जाओ। हमने तुमने अभी तक बोला नहीं सर के आगे यार, सही है। बीटा कैरोटीन ऑरेंज है, ज़ैंथोफिल येलो है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम पे लाजमी सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत सारे सवाल हम कर के भी बैठ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट शोज द डिफरेंट वेवलेंथ of light absorbed by different pigments। यहाँ पर आपके पास जो है, मैं करता हूँ बेटा, रिपीट करता हूँ अभी, ओके। यहाँ पर आपके पास जो है, देखो ये जो शो कर रहा है, यहाँ पर आपके ये जो शो कर रहा है, ये क्लोरोफिल बी के लिए है, क्लोरोफिल ए के लिए और कैरोटीनॉइड के लिए। पहली पीक यहाँ पे बन रही है, दूसरी इसकी पीक यहाँ पे बन रही है। क्लोरोफिल बी की, क्लोरोफिल ए की पहली पीक यहाँ पे बन रही है, दूसरी पीक यहाँ पे। पर इसको मेजर करना होता है वेवलेंथ के हिसाब से, वो स्पेसिफिक कलर एब्जॉर्ब करता है, उस पर काम करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट, जहाँ पे आपके पास अलग अलग जो वेवलेंथ है लाइट की, वहाँ पे कौन सा वाले वेवलेंथ पे कितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितना रेट है ज्यादा, इस चीज को कैलकुलेट करना, इस चीज का एस्टिमेशन लगाना, ये कहलाता है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। और इसके बाद आ जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक पेपर लेते हैं हम जो कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, जो कि एब्जॉर्ब कर सकता है किसी भी सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है वॉलेटाइल इन नेचर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, पिगमेंटेशन निकालने के लिए एक अच्छी तरह से हामन दस्ता, आप लोग समझते होंगे, मैं पहले भी बताया था, एक इस तरह की डिवाइस होती है घरों के अंदर जिसके अंदर मसाला जात को कूटा या पीसा जाता है, सही है। इसके अंदर बहुत सारे पत्ते पीस के उनका एक्सट्रैक्ट निकाला और एक पेट्री डिश में रखा और फिर पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, ये रही आपकी कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब के थ्रू हम उसके बाद ब्लॉटिंग करते गए। ब्लॉटिंग मतलब एक एक ड्रॉप लेके जमा करते जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर, ऐसे 10 से 20 दफा करेंगे। उसके बाद जो है ना आपने इस पेपर को डिप कर देना है और सोल्यूशन के अंदर, जो कि वॉलेटाइल है नेचर के अंदर, वॉलेटाइल सोल्यूशन में जब इसको डिप करोगे तो एक मीडियम तक, एक पर्टिकुलर लाइन तक वो सोल्यूशन उड़ता हुआ पहुंच जाएगा और अलग अलग पॉइंट्स तक, अलग अलग रीजन तक तुम्हें अलग अलग पिगमेंट नजर आएंगे। तो हर एक पिगमेंट की लेंथ कैलकुलेट करके जब तुम उसको टोटल जितना सोल्यूशन ने टोटल ट्रेवल किया उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास उस पिगमेंट का RF फैक्टर आ जाएगा। जैसे कि लेट सपोज ये क्लोरोफिल बीटा शो कर रहा है, क्लोरोफिल बीटा 2 सेंटीमीटर तक गया, टोटल 12 सेंटीमीटर तक गया, 2/12 डिवाइड करके आप RF फैक्टर ऑफ बीटा क्लोरोफिल निकाल लोगे, ठीक
है? समझ में आया? एक्शन फैक्टर में मुझे ये बताएं जहाँ पे पीक बन रही होती है वहां पे ज्यादा रिएक्शन रिएक्शन। हो रहा होता है। एमएनएम बन गए। अच्छा जी, एक मिनट रुक जाओ। रेबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट किस किस को क्लियर नहीं था? देखो 5 मिनट पहले खत्म करवा दिया चैप्टर। चेक कर रहे हैं अभी मैं आप लोगों को जो है ना इसके बाद एक अलग से दर्ज देने वाला हूँ, 5 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, पहले रेबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट क्लियर करेंगे। क्लियर है सर? डर गया वो बेचारा। किसको जैसे भाई कंप्यूटर से घुस के मारने वाले भाई। ओके आमना देखो जरा गौर से सुनो बेटा। राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रुबिस्को की वजह से C4 कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं स्पेशल, उनमें राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। इस ऑक्सीजन से कंबाइन होने को हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट डैमेज हो जाता है। तो ताकि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही बाइंड करे, उसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पहले फॉस्फोइनोल पायरोवेट को देंगे। फॉस्फोइनोल पायरोवेट यहाँ पे देखना भाई, फॉस्फोइनोल पायरोवेट को कार्बन डाइऑक्साइड जो हम चाह रहे हैं ऑक्सीजन वहां तक ना पहुंचे, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अलग किया, फॉस्फोइनोल पायरोवेट से जोड़ा, ऑक्सैलो एसिडेट बन गया, वो 4 कार्बन कंपाउंड है, उससे मैलेट बना, मैलेट ऊपर गया, पायरोवेट बना, पायरोवेट मतलब कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से जोड़ा, ऊपर से निकाला, जब ऊपर से निकाला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए राइबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट को, ताकि वो अपनी केल्विन साइकिल कंप्लीट कर सके। और उसका जो पायरोवेट था उसके बाद हमने फिर दोबारा से फॉस्फेट जोड़ा, वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट बना, और उससे जो है दोबारा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई। ठीक है पहले 1 मिनट रुक जा, ये बताओ सिमरा समझ में आया? हाँ बेटा क्या कह रहे हो? पायरोवेट है इससे ज्यादा मैं घुसा ना इसके अंदर 2 सीगर पहुंच जाऊं। आमना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, टाइप करके बता दो। देखो पायरोवेट जो है ना वो मैलेट 4 कार्बन होता है, पायरोवेट 3 कार्बन होता है। तो जब तुम पायरोवेट तोड़ते हो, मैलेट को तोड़ते हो ना ऊपर ले आके, तो उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सही है, यहाँ पर देख लो आसान हुआ है बिल्कुल। ये सेल बस नीचे है, सही है, बंडल शीट सेल नीचे और ये वाला सेल ऊपर है। ये कहाँ से लिया हुआ है मैं तुम्हें एक दफा दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। ये हमने यहाँ से सेल उठाया हुआ है ऊपर से, सही है। तो ऊपर मेसोफिल सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसिडेट में, ऑक्सैलो एसिडेट मैलेट में, और मैलेट जो है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा डार्क रिएक्शन को उधर, और पायरोवेट उससे अलग हो जाएगा, फिर वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट बना देगा। सिंपल है, ये देख लो, इसको याद कर लो। दोनों तरफ लिखा हुआ है इसलिए मैंने दोनों तरफ लिखा हुआ है। अंदर भी बन सकता है हाँ, अंदर भी अटैच हो सकता है। बैठ जाओ 1 मिनट बैठ जाओ। सबर। अच्छा देखो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ आज, ठीक है। मैंने तुम लोगों का जो टाइम टेबल बनाया था वो मैंने पता नहीं कहाँ रखा था, 1 मिनट देना जरा। वो तुम लोगों का वाला टाइम टेबल अलग है, उसमें से मैं अमेंडमेंट करूंगा, ठीक है। अब ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना है। इसके साथ सिंपल से एक काम ये कर दोगे, खाली जैसे आज के दिन ये हुआ ना चैप्टर, अभी आज जाना है एक दफा एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के इसके पास पेपर रिवाइज करो। नहीं इतने सारे नहीं है, जो मैंने करवा थे उसके आगे के सवाल कर दो। सर आज कौन सा टॉपिक करोगे? फोटोसिंथेसिस नहीं ज्यादा तो उसके मैंने कम कर दिए हैं, उसके बाद नहीं है बाकी चैप्टर्स में ज्यादा। सर आज कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम लोग करेंगे होमोस्टैसिस करेंगे और इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है भाई। चलें, बताने का रोकने का मकसद ये था कि प्लीज रिवीजन कर लेना, सही है, लाजमी तौर से। ओके अल्लाह हाफिज। तुम उनको क्यों नहीं देती है?